नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एसपीसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में G20, G7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय और बड़े बड़े संगठनों को। पिछले वीडियो में हमने देखा WHO, WTO और यूनेस्को वगैरह जैसे संगठनों को हमने पढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जो क्षेत्रीय आधारित हैं और वैश्विक आधारित भी हैं। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा। आज की हमारी क्लास थोड़ी 20 या 25 मिनट की होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि क्लास का जो पूरा कंटेंट है वो आप तक पहुंच पाए और आप तक इसका पूरा नॉलेज अच्छे से पहुंच पाए। आज हम पढ़ने वाले हैं G20 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में G20 को, जो वर्तमान में G21 है, G7 को, यूरोपीय यूनियन को, यूनेप को, इसके अलावा क्वाड को पढ़ेंगे, ब्रिक्स को पढ़ेंगे, इंटरपोल को पढ़ेंगे और SCO को पढ़ेंगे। टोटल मिला के हम आज 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं दुनिया भर में एक मजबूती के साथ, कोई विकसित राष्ट्रों का संगठन है, कोई विकासशील राष्ट्रों का संगठन है, तो कोई क्षेत्रीय संगठन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा संगठन होने वाला है G20। G20 के बारे में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और पढ़ा भी होगा और खबरों में लगातार बना रहता है, क्योंकि यह इसकी जो समिट होती है हर वर्ष एक बार होती रहती है। और इसकी जो समिट होती है, इसके जो सदस्य देश होते हैं वो एक साल में एक बार एक सदस्य देश इसकी समिट या सम्मेलन को करता रहता है। G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक देशों का एक ग्रुप है। क्या है साथियों? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक ग्रुप है, जिसे G20 कहा जाता है। सरल भाषा में अगर हम समझे, यह उन देशों का समूह है जो दुनिया के व्यापार और पैसों के लेन देन को संभालते हैं। यानी दुनिया भर में जो व्यापार होते हैं, उनके पैसों के लेन देन को संभालने वाले देशों का संगठन माना जाता है। नया अपडेट इसमें हुआ है, अब यह G21 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को जोड़ दिया गया है। साथियों, 2023 में जब भारत ने इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की, तब इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। इससे पहले इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन सहित 20 देश थे, लेकिन 2023 के बाद इसमें टोटल करके 21 इसके सदस्य हो चुके हैं। साथियों, ये हम इसके सदस्यों के फ्लैग लगे हुए हैं यहाँ पे। ये भारत के समिट का लोगो है, जिसे वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका मतलब है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 कब और कैसे बना, इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर, प्यारे साथियों, कब हुई? 26 सितंबर को। इसको बहुत अच्छे से याद रखना प्यारे साथियों। 26 सितंबर को इसकी स्थापना हुई। 1999 में इसकी शुरुआत हुई। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई भी पक्का ऑफिस नहीं है, इसका क्वार्टर नहीं है, जिसे कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता होती है हर वर्ष एक अलग अलग देश में होती रहती है, इसलिए इसका कोई ऑफिशियल मुख्यालय नहीं है। प्यारे साथियों, अगर इसकी मीटिंग की बात करें, इसकी मुख्य बैठक हर साल अलग अलग देशों में होती रहती है। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 की अध्यक्षता की बात करें तो 2023 में भारत ने इसकी नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया, 2024 में ब्राजील ने इसका सम्मेलन किया और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पास इसका अध्यक्षता गई थी। भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी यूनियन या अफ्रीकी संघ को इसमें स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। प्यारे साथियों, G20 के मुख्य काम क्या है? आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और विकास वाले मुद्दे हैं। जैसे आर्थिक सुधार में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में पैसों की तंगी को रोकना, यानी दुनिया भर में जो पैसे की तंगी है उसे रोकने के लिए G20 काम करता है। जलवायु परिवर्तन, धरती को प्रदूषण होने से बचाने का काम कौन करता है? प्यारे साथियों, G20 का काम है। इसके बाद भी आतंकियों तक पहुंचने वाले पैसों को रोकना, यानी जो फंडिंग होती है आतंकवादी को बड़े बड़े देश करते हैं, कोई इस्लामिक राष्ट्र करता है, कोई अन्य राष्ट्र करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन देशों को परेशान करने के लिए, तो ऐसे संगठनों को फंड ना मिल पाए, इसके लिए भी कौन काम करता है? G20 काम करता है। प्यारे साथियों, अगर विकास की बात करें तो गरीब देशों की मदद करता है G20। कौन करता है प्यारे साथियों? G20 गरीब देशों की मदद भी करता है। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 21 सदस्य हैं। 21 सदस्य की अगर बात करें तो इसमें 19 देश और 2 संघ हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसके सदस्य हैं। 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। जो 19 देश है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की,
यूके और यूएसए। इसमें हम कुछ चीजों को कॉमन समझेंगे प्यारे साथियों। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें फ्रांस, इन देशों को हाईलाइट कर देता हूं मैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी के बाद अगर हम बात करें, हाँ, दक्षिण अफ्रीका और यूके। जैसे यूरोपीय यूनियन इसका सदस्य प्यारे साथियों, यूरोपीय संघ इसका सदस्य है, इसके बावजूद भी यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये भी इसके सदस्य हैं। मतलब उनके संघ के सदस्य होने के बावजूद भी उनके देश भी इसके क्या है प्यारे साथियों, सदस्य हैं। और वैसे ही दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य है और दक्षिण अफ्रीका भी इसका क्या है, सदस्य प्यारे साथियों। और यूएसए मतलब इसका अमेरिका भी सदस्य प्यारे साथियों G20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, G7 की बात करते हैं। हमने G20 को अच्छे से पढ़ लिया, इसकी 2023 के अंदर भारत में इसकी अध्यक्षता की और उसी समय इसमें अफ्रीकन यूनियन का जोड़ा गया। यह है G7 में क्या आपको यहाँ पे इंडिया का फ्लैग दिख रहा है प्यारे साथियों? नहीं दिख रहा। G20 जो था ये दुनिया भर की विकसित देश और विकासशील देशों का समूह था, लेकिन हम G7 की अगर बात करें तो इसे कह सकते हैं दुनिया भर के विकसित देशों का संगठन। कौन से देशों का प्यारे साथियों? विकसित देशों का संगठन। इसमें अमीर और आधुनिक देशों का समूह है। स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी प्यारे साथियों। मुख्यालय इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, क्योंकि इसके जो सदस्य देश हैं वैसे G20 की तरह भी G7 के भी अध्यक्षता हर वर्ष अलग अलग देश के पास जाती रहती है जो इसके सदस्य देश हैं। अगर सदस्य देशों की हम बात करें प्यारे साथियों, 1997 में जब इसमें रूस जुड़ा, इसकी स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? इसकी स्थापना हुई 1975 में, लेकिन 1997 में, कहानी सुनो, 1997 में इसमें रूस जुड़ा, तब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा प्यारे साथियों? G8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में, कब याद रखना प्यारे साथियों, लेकिन 2014 में हमने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को स्टार्ट होते हुए देखा। तो कीमिया पर हमला किया, किसने किया? रूस ने कीमिया पर हमला किया, यानी कि जो यूक्रेन की राजधानी वहां पर हमला किया। तो बाकी देशों ने इसे G7 से बाहर निकाल दिया प्यारे साथियों। इसे क्या कर दिया? G7 से बाहर निकाल दिया, G8 से बाहर निकाल दिया और इसे फिर से G7 के नाम से जाना जाने लगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं G7 देशों के नाम। इसमें है अमेरिका पहला, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। इसमें से हम ये भी देख सकते हैं कि ये हो गया उत्तर अमेरिका का देश, क्लियर। ये यूरोप का देश है, ये भी यूरोप का देश है फ्रांस। इसके बाद जर्मनी भी यूरोप का देश ही है, इटली भी यूरोप का देश ही है और कनाडा भी उत्तर अमेरिका का देश है। और इसके बाद जापान जो है एशिया के अंदर आने वाला एकमात्र देश है। तो हम देख सकते हैं इसमें जो 4 देश हैं वो यूरोप से हैं और 2 देश हैं वो उत्तर अमेरिका से हैं और एक जो देश है वो एशिया से संबंधित है प्यारे साथियों। और इसमें ये देश लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बचाने की बात करते हैं। ये जो 7 देश हैं G7, यह दुनिया भर में लोकतंत्र को स्थापित करना और बचाना और मानव अधिकारों को बचाने की भी बात करते हैं प्यारे साथियों। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूरोपीय संघ की। हमने G20 को पढ़ा, G7 को पढ़ा और दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं और हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ क्या है प्यारे साथियों? एक यूरोप देश है, यूरोप महाद्वीप है। हमने 7 महाद्वीपों को पढ़ा जिसमें एशिया के बाद अगर हम बात करें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक में इंसान नहीं रहते हैं, उसे काउंटिंग में वैसे नहीं लेना चाहिए। तो हम यूरोप की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ यूरोप का ही एक संघ है जहां उसने 27 देशों को मिलाकर एक संघ बनाया और कुछ मुद्दों पर अपने आप को जोड़ कर रखा है प्यारे साथियों। बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 1 नवंबर 1993 में कब हुई इसकी स्थापना प्यारे साथियों? 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। कहाँ पे प्यारे साथियों? ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। इन देशों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई, कैसी व्यवस्था बनाई? जहां लोग बिना रोक टोक एक दूसरे देशों में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं जैसे हम अपने ही एक दूसरे राज्य में जा रहे हों। उदाहरण के लिए हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो क्या कोई रोकछेड़ होती है? नहीं होती है। ऐसे ही इन्होंने व्यवस्था को बनाया है यूरोपीय संघ के अंदर 27 देशों में, एक देश से ये दूसरे देश में आसानी से आवागमन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और दूसरे देश वाले भी
वैसा ही कर सकते हैं। इसमें 27 देशों के फ्लैग दिख रहे होंगे आपको, ये मैप है यूरोपीय संघ का। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इसकी देखो, यूरो इसकी मुद्रा है प्यारे साथियों, यूरो जोन इसकी एक मुद्रा है जिसमें यह व्यापार करता है। यूरोपीय यूनियन के 20 देश अपनी पुरानी करेंसी छोड़कर यूरो का इस्तेमाल करते हैं। कहने की बात, जो देशों की पर्सनल करेंसी है उस करेंसी को छोड़कर ये यूरो में व्यापार करते हैं, यूरो का इस्तेमाल करते हैं। इसे 2012 के अंदर प्यारे साथियों नोबेल पीस प्राइज दिया गया, शांति पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसने मिलकर अपने सीमा विवादों को सुलझाया, सीमा विवादों के साथ इन्हें लड़ाई झगड़ों को सुलझाया। सोचकर देखिए पूरे महाद्वीप में 27 देश एकत्रित हो जाते हैं और अपने मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं और जुड़कर एक होते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। अगर हम अपने दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे भारत बांग्लादेश से उलझा हुआ है, भारत चीन से उलझा हुआ है, भारत पाकिस्तान से उलझा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। एक देश दूसरे देशों से लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 27 के 27 देश मिलजुल कर सहमत हैं और बहुत सारे मुद्दों पर सहमत हैं प्यारे साथियों। तो इसे 2012 में इस संगठन को शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया प्यारे साथियों। एकल बाजार व्यवस्था है यहाँ पे, कौन सी व्यवस्था है प्यारे साथियों? एकल बाजार व्यवस्था, जिसका मतलब ये होता है कि पूरा यूरोप का मार्केट 27 देशों का मार्केट एक है। वहां पे आप अगर किसी चीज को व्यापार करना चाहते हैं, वहां के जो लोकल आदमी, तो उनके लिए पूरा का पूरा बाजार एक है। बहुत आसान और सस्ता माल यहाँ पे इनके लिए उपलब्ध हो जाता है प्यारे साथियों। अब यूरोपीय यूनियन की बैकरेस्ट की बात करें, ये क्या है? जब ब्रिटेन ब्रेक्सिट का मतलब ये हो जाता है ब्रिटेन इसमें से अलग हुआ प्यारे साथियों। ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ये कब हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन यूके इस संगठन से बाहर निकला तो इसे ब्रेक्सिट कहा गया। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया था। इसने कहा कि हम आपसे नहीं जुड़ना चाहते हैं। ये आधिकारिक तौर पे 31 जनवरी 2020 में किससे अलग हो गया? यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब यूरोपीय संघ में सदस्यों की संख्या 28 से घटकर 27 रह गई। यानी पहले इसकी जो सदस्यों की संख्या थी वो 28 थी प्यारे साथियों, अब कितनी हो गई? 27 है। यानी वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 27 है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला संगठन पढ़ने वाले हैं, यूनेप। यूनेप क्या है इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। यूरोप का नाम है पर्यावरण, ये पर्यावरण का रक्षक माना जाता है। क्लियर साथियों? इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन का ये अंग है। स्थापना की बात करें तो 5 जून को क्या होता है प्यारे साथियों? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन यूनेप की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी केन्या के अंदर है। कहाँ पे प्यारे साथियों? कहाँ पर है प्यारे साथियों? नैरोबी केन्या के अंदर। यह दुनिया भर में प्रदूषण को रोकने के लिए और प्रकृति को बचाने का काम करता है प्यारे साथियों। किसको बचाने का काम करता है? नेचर को, प्रकृति को बचाने को, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने को, पृथ्वी पर फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ये संगठन कार्य करता है प्यारे साथियों। चलिए और आगे बात करते हैं। यूनेप और पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सब जानते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला पर्यावरण दिवस इसी संस्था की देखरेख में होता है। यह संस्था एमिशन गैप रिपोर्ट जो भी जारी करती है, जो बताती है कि हम हवा को कितना गंदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली का प्रदूषण की AQI लेवल जो होता है, ये यूनेप संगठन ही दुनिया का बताता है कि दुनिया में कहाँ ज्यादा प्रदूषण है, कहाँ कम प्रदूषण है, हमारा वातावरण कैसा है। ये कौन लॉन्च, इसकी रिपोर्ट कौन तय करता है प्यारे साथियों? यूनेप तय करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला संगठन जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड। क्वाड क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, 4 देशों का दोस्त ग्रुप, इसमें क्वाड का अर्थ है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड का हिंदी नाम भी यही है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसमें 4 देश शामिल हैं। उसमें कौन कौन से हैं? 4 में भारत, इंडिया अपना, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप देख सकते हैं क्वाड का ये मैप दिया गया है। यहाँ पे अपना भारत ये रहा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश इसमें सम्मिलित हैं। और इनका मकसद क्या है? इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और चीन की मनमानी को रोकना। कहने का मतलब ये है, ये रहा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक को जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये होता है इंडो का मतलब हुआ है हिंद महासागर प्यारे साथियों। क्या हुआ? हिंद
महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो हमारा व्यापार वाला रास्ता होता है, समुद्री मार्ग होता है, उसमें शांति बनाए रखना इनका उद्देश्य है। और चीन की जो मनमानी है, क्योंकि चीन का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ से चीन का हिस्सा लग जाता है, इस वाले यहाँ से भी जापान वाले हिस्से से चीन का हिस्सा इस पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में लगता है। तो इसकी मनमानी को रोकने के लिए इन 4 देशों का समूह है, जिसे कहते हैं क्वाड। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? क्वाड कहते हैं। चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। इसका विचार पहले 2007 में जापान के प्रधानमंत्री 2007 में जापान के प्रधानमंत्री एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सॉरी। इसका विचार सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन बनाओ कि चीन की जो मनमानी है, क्योंकि जापान चीन से लगा हुआ है, इसकी मनमानी को कम किया जा सके और ये इंडो पैसिफिक का रास्ते में थोड़ी शांति आ जाए। यह बीच में थोड़ा ठंडा पड़ गया था प्यारे साथियों, लेकिन 2017 में इसे फिर से मजबूत बनाया गया। ये 4 देश मिलकर समुद्र में मालाबार का नाम का युद्ध अभ्यास भी करते हैं। एक युद्ध अभ्यास होता है, इसको अच्छे से याद रखना, मालाबार। ये युद्ध अभ्यास है, इसमें जापान, अमेरिका, भारत और इसका एक सदस्य देश और है, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश मिलकर एक सैन्य अभ्यास करते हैं यहाँ के इंडो पैसिफिक एरिया में, जिसे कहते हैं मालाबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला संगठन है जो सबसे चर्चित संगठन होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी खबरें आप सभी ने सुनी होंगी। ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में देखो, ये सदस्य देश इसके हैं। इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति भी इसमें दिख रहे हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं विकासशील। प्यारे साथी, क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें जो विकासशील देश शामिल हैं, इसमें 5 विकासशील देश शामिल हैं। ब्रिक्स जो आप नाम पढ़ोगे तो नाम से याद रखना, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, और सॉरी सी से हो गया चीन, चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो इसमें 5 देश पहले इसके संस्थापक सदस्य के रूप में उभरे थे। इसके बाद इसमें और भी सदस्य देश आए हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। शुरुआत में 5 देश थे, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 1 जनवरी 2024 में इसमें नए देश शामिल हुए, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई इसमें शामिल हुए। इनका उद्देश्य पश्चिमी देश जैसे अमेरिका के आर्थिक दबदबे को कम करना है। यानी दुनिया के अंदर जो पश्चिमी देश हैं, इनके आर्थिक दबदबे को कम करना है। इसका मतलब यह है कि हम अगर विश्व के अंदर व्यापार करते हैं तो हमें अमेरिकन डॉलर में व्यापार करना पड़ता है। ये दबदबा किसका है? अमेरिका का। अमेरिकन डॉलर में हमें व्यापार करना पड़ता है। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं प्यारे साथियों। हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? गांव। और गांव के अंदर एक दुकान है। क्या है प्यारे साथियों? दुकान है। इसको समझिएगा। और दुकान वाला जो है वो कहता है कि हम आपसे सिर्फ रुपया ही लेंगे, उसी में आपको रिटर्न में क्या देंगे? वस्तुएं देंगे। अब समस्या ये है कि जो गांव वाले हैं उनके पास पैसे ना होकर किसी के पास गेहूं है, तो होता है ना कि कोई गेहूं बेच कर क्या करता है? गांव से दुकान पर से सामान खरीद लेता है। कोई गेहूं के अलावा भी और अन्य वस्तुएं बेचता है। जो वहाँ की लोकल फसलें होती हैं, किसान लोग वो बेचकर दुकान से क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। लेकिन दुकान वाला कहता है नहीं, हम तो आपसे सिर्फ पैसा लेंगे, ना कि अन्य वस्तुएं। तो क्या है? गांव वाले परेशान हो जाते हैं प्यारे साथियों। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दूसरी दुकान। क्या आता है? दूसरी दुकान। दूसरी दुकान कौन है प्यारे साथियों? ब्रिक्स। कौन सी है? ब्रिक्स। ब्रिक्स कहता है प्यारे साथियों कि आप कुछ भी लाओ और आप अपनी ही करेंसी में व्यापार कर सकते हो। किस में कर सकते हो? अपनी करेंसी में। जैसे इंडिया है, इंडिया अपना रुपया लेके गया ब्रिक्स के पास, उसको चाइना से व्यापार करना है, तो ब्रिक्स में वो रुपया जमा करेगा, वहां से ब्रिक्स करेंसी खरीदेगा, वो कन्वर्ट करवाएगा, वो ब्रिक्स में अपना क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। तो ब्रिक्स जो है ये अमेरिकन डॉलर या डॉलर का प्रभुत्व को खत्म करने के लिए क्या है? एक नया ऑप्शन के तौर पे दुनिया के अंदर उभरा है, और ये चाहता है कि दुनिया डॉलर के भरोसे न रहकर एक नई करेंसी भी उसके लिए ऑप्शन बन जाए। चलिए अगला संगठन पढ़ने वाले हम इंटरपोल। इंटरपोल क्या है?
इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दुनिया की पुलिस कहा जाता है इसे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? दुनिया की पुलिस। इंटरपोल का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना हुई प्यारे साथियों 1923 के अंदर। कब हुई प्यारे साथियों? 1923 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करें तो लियोन फ्रांस के अंदर है। इंटरपोल पुलिस का मुख्यालय कहां पे है प्यारे साथियों? फ्रांस के अंदर है, लियोन में। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 196 सदस्य देश हैं। कितने हैं प्यारे साथियों? 196 इसमें सदस्य देश हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। यह अलग अलग नोटिस जारी करता है प्यारे साथियों, अलग अलग नोटिस जारी करता है। एक होता है रेड नोटिस, भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। किसी देश से कोई इंसान भाग जाता है, उदाहरण के लिए विजय माल्या भारत से भाग गया, नीरव मोदी भारत से भाग गया, ऐसे लोगों के लिए क्या करता है? ये रेड नोटिस जारी करता है। एक होता है येलो नोटिस, येलो नोटिस लापता लोगों को ढूंढने के लिए। अगर कोई बड़ा इंसान देश का एक देश से लापता हो जाता है तो इन लोगों को ढूंढने के लिए एक येलो नोटिस जारी करता है प्यारे साथियों। कौन सा नोटिस? येलो नोटिस। एक होता है ब्लू नोटिस। इंटरपोल को समझो, एक होता है ब्लू नोटिस, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए। अगर किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कहने की बात कोई व्यक्ति है और वो गुप्त व्यक्ति है, आतंकी है, उसके चेहरे की ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई उसके नाम की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो क्या करते हैं प्यारे साथियों? एक ब्लू नोटिस निकालते हैं कि उस व्यक्ति की जानकारी मिल जाए जिसने आतंक फैलाया है। आतंक के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए भी ब्लू नोटिस जारी करता है। भारत में सीबीआई, भारत के अंदर सीबीआई इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी प्यारे साथियों। अब हम लास्ट और अंतिम संगठन पढ़ने वाले हैं एससीओ को प्यारे साथियों। किसको पढ़ने वाले हैं? एससीओ को पढ़ने वाले हैं। एससीओ के अंदर आप फ्लैग देख सकते हैं कि इसके सदस्य देशों की संख्या क्या हो सकती है। एससीओ एक यूरेशियन, यूरोप और एशिया का ग्रुप है जो सुरक्षा और व्यापार पर काम करता है, सुरक्षा पर और व्यापार के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघई में हुई। संघई कहाँ पे है प्यारे साथियों? चीन के अंदर है। इसको समझना, संघई है, चीन के अंदर है। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है प्यारे साथियों? चीन के अंदर है। एससीओ के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और अंतिम पाकिस्तान। सॉरी, पाकिस्तान जो 2000, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए एससीओ में। ईरान 2023 में इसमें जुड़ा और बेलारूस 2024 में जुड़ा। टोटल इसमें अभी वर्तमान में देशों की संख्या कितनी हुई प्यारे साथियों? कुल मिलाकर 10 इसमें वर्तमान में एससीओ संगठन के सदस्य देशों की संख्या 10 है। एससीओ का मुख्य हथियार रैट्स है प्यारे साथियों, रैट्स है। रैट्स को इसको कहते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। यह आतंकवाद को रोकने वाला एक खास केंद्र है। मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। इसका काम क्षेत्र में अलगाववाद और कट्टरपंथ को खत्म करना है। किसी एरिया के अंदर कोई बड़ा संगठन ऐसे काम करते हैं जो किसी, जैसे उदाहरण के तौर पे समझो जर्मनी में नाजी था, हिटलर था, इन लोगों ने ये व्यक्तिगत तौर पे किसी से क्या करते थे? धार्मिक तौर पे लोगों की हत्याएं करते थे। ऐसे ही ये अलगाववाद पैदा करते थे और कट्टरपंथ को फैलाते थे। तो ऐसे संगठन और ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए एससीओ का रैट्स काम करता है और जिसका मुख्यालय है ताशकंद के अंदर प्यारे साथियों। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण मुख्यालय उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग चीन के अंदर। यूनेप यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसका है केन्या नैरोबी में। एनडीबी बैंक संघई चीन में है। जैसे कहने के बाद एससीओ जो संगठन है उसका कोई ऑफिशियल मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन उसकी एक बैंक है जिसको कहते हैं एनडीबी बैंक संघई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कहते हैं प्यारे साथियों? न्यू डेवलपमेंट, लो लिख लो भैया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये संघई के अंदर है चीन में। रेट्स है, रेट्स जिसे कहते हैं उसका मतलब यही है, ये एक आतंकवाद को कम करने और अलगाववाद को फैलने से रोकने के लिए ये इसका अंग है। किसका अंग है प्यारे साथियों? अंतरराष्ट्रीय संगठन का, जिसका मुख्यालय है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इसी के साथ महत्वपूर्ण तारीखें भी याद कर लेते हैं शॉर्ट में। 1972 में यूनेप की स्थापना हुई। 1993
में यूरोपीय यूनियन की हुई 1999 में, G20 की 2001 में, SCO की स्थापना 2017 में, भारत पाकिस्तान SCO में का सदस्य बना और क्वाड फिर से सक्रिय हो गया, और 2023 के अंदर भारत में G20 की बैठक हुई और अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया साथियों। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अच्छा समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा कंटेंट आपको समझ में आया। अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख सकते हैं, और अब इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की नॉलेज आप अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे एसपीएससी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो।